आप सभी को वंदे मातरम। मैं श्रुति अजमेरा आप सभी का विद्यार्थी जिज्ञासा के इस सेशन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आज के अतिथिगण माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, आयुष मंत्री, डॉक्टर रजनी ए नायर जी, NCISM, डॉक्टर पुष्पराज बघेल सर, MP MSU, डॉक्टर LL अहिरवाल सर, डॉक्टर आदर्श रावत जी, राष्ट्रीय संयोजक जिज्ञासा, श्री माखन शर्मा जी, श्री डॉक्टर त्रिशाल राव जी, राजन दवे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप हैं श्री राजन दवे जी। आप वर्तमान में जिज्ञासा आयाम के प्रांत संयोजक हैं। आप मूलतः गुजरात से हैं। वर्तमान में मानसरोवर आयुर्वेदिक महाविद्यालय से BAMS अंतिम वर्ष में आपकी शिक्षा चल रही है। 2020 से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं। पूर्व में आपने महानगर सोशल मीडिया संयोजक, मध्य भारत प्रांत जिज्ञासा सह संयोजक आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। अब मैं आगे मंच संचालन हेतु श्री राजन दवे जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्ते। विद्यार्थी जिज्ञासा के इस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का परिचय करवाना मेरा दायित्व समझता हूँ। आप हैं श्री इंदर सिंह परमार जी। आप अनुभवी भारतीय राजनेता है। आप मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत है। आपकी शिक्षा BSc और LLB तक हुई है। पेशे से आप कृषक हैं। विद्यालयीन जीवन से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वर्ष 1989 से 1996 तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विविध दायित्वों पर रहे हैं। 2013, 2018 और 2023 में क्रमशः कालापीपल व शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से आप निर्वाचित हुए हैं। आप 2020 में स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में निर्वाचित हुए। 2023 से आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में आयुष मंत्री के तौर पर सेवारत है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। मैं आपके स्वागत हेतु जबलपुर महानगर मंत्री आर्यन पुंज जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर मंत्री जी का स्वागत करें। आप हैं डॉक्टर रजनी नायर जी। आप आयुर्वेद की प्रतिष्ठित विदुषी, शिक्षाविद और शोधकर्ता है।
वर्तमान में आप NCISM के एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड की अध्यक्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सहित कई राष्ट्रीय परियोजना की प्रमुख अधिकारी है। आपने अनेक पुस्तकों की रचना कर आयुर्वेद साहित्य को समृद्ध किया है। आपके स्वागत हेतु मैं जबलपुर महानगर छात्रा विस्तारिका साक्षी बोहरे जी का मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर मैम का स्वागत करें। आप हैं डॉक्टर पुष्पराज बघेल सर। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रार एवं शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। आपकी शिक्षा MBBS ग्वालियर और MD पैथोलॉजी जबलपुर से हुई है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और पठन पाठन से लेकर चिकित्सा अनुसंधान और प्रशासनिक नेतृत्व तक विभिन्न भूमिकाओं पर आपने अपना योगदान दिया है। आपके स्वागत हेतु मैं भोपाल महानगर जिज्ञासा संयोजक श्रुति अजमेरा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप हैं डॉक्टर LL अहिरवाल सर। आप जबलपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आपने MD एवं PhD का कार्य राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से किया है। आप जबलपुर में 1999 से व्याख्याता के रूप में पदस्थ होकर वर्तमान में प्राचार्य के पद पर विभूषित हुए हैं। आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में आप वर्तमान समिति में सदस्य भी हैं। आप हैं डॉक्टर आदर्श रावत जी। आप वर्तमान में जिज्ञासा आयाम के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप मूलतः बानपुर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपकी शिक्षा BA MS है एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है। वर्ष 2019 से आप अभाविपा के संपर्क में है। पूर्व में आपने जबलपुर नर्मदा भाग संयोजक, महानगर सहमंत्री, प्रांत संयोजक जिज्ञासा, राष्ट्रीय सह संयोजक जिज्ञासा आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। आपका निवास जबलपुर है। आप हैं श्री माखन शर्मा जी। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। वर्ष 2016 से आप विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं। LLB BCom की आपकी शिक्षा के पश्चात वर्तमान में जबलपुर खालसा महाविद्यालय से LLM की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में पूर्व में आप जबलपुर महानगर विद्यालय प्रमुख, महानगर सोशल मीडिया प्रमुख, महानगर छात्रावास कार्य प्रमुख एवं महानगर सहमंत्री एवं महानगर मंत्री का दायित्व आपने निर्वहन किया है। गत शैक्षणिक सत्र में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। जबलपुर महानगर मंत्री रहते हुए आपने कई छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सक्षम छात्र संगठन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में आप अभाविप महाकौशल के प्रांत मंत्री हैं। आपका निवास जबलपुर में है। आप हैं डॉक्टर त्रिशाल राव जी। वर्तमान में आप जिज्ञासा आयाम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आपकी शिक्षा BA MS में हुई है।
आप स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2018 से है। आपने पूर्व में कर्नाटक प्रांत संयोजक आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। आप मूलतः बेंगलुरु से है। आपके स्वागत हेतु मैं कमल किशोर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं आज के सेशन विद्यार्थी जिज्ञासा का परिचय देने हेतु डॉक्टर त्रिशाल राव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। Honorable dignitaries on the dais, off the dais, respected teachers, all Ayurveda Vaidyas and my dear enthusiastic delegates, a very good afternoon to one and all present here. As you all know, Jignasa is a pan-India initiative that was being done by Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad for the empowerment of Ayush students in 1998. Since then, we have been the voice of Ayush students and we have been constantly working with the vision of learn Ayush to practice Ayush and being the voice and bridge from campus to community. Jignasa has been constantly striving for the betterment of Ayush fraternity. We have been initiating many such programs and we have been doing a lot of international conferences, national Arogya fairs, state Arogya fairs and many other things to enlighten people about Ayush trends and for the betterment of their career. One such initiative is Vidyarthi Jignasa. Vidyarthi Jignasa provides a unique opportunity for Ayush students to engage with policy makers, stakeholders, sharing their perspectives and insights on the challenges and opportunities facing by the Ayush education and their practice. Through this platform, students can gain a deeper understanding of policy landscape and regulatory frameworks that change the Ayush sector. By fostering dialogue and collaboration between students, policy makers, stakeholders, Vidyarthi Jignasa aims to promote excellence in Ayush education, research and practice. This platform can help identify innovative solutions to pressing challenges, inform policy decisions and shape the future of Ayush systems. And as Ayush students, you are the future leaders and innovators in this field. Your participation in Vidyarthi Jignasa is crucial in shaping the direction of Ayush education and practice. So I encourage you all to engage in this activity and share your ideas and learn from the experiences of others. Together, let's harness the potential of Vidyarthi Jignasa to promote excellence, innovation and progress in Ayush systems. So I request you all to take part in this Vidyarthi Jignasa, wherein we are giving you all a direct opportunity to interact with the policy makers of Ayush. It can be the Ayush minister, it can be the representative from NCISM, it can be the representative from the medical universities. So you all have been given a wonderful chance, so you all can represent your views and share your doubts and you can represent your things and make this Vidyarthi Jignasa a grand success. Thank you one and all. हमारे बीच में कुछ प्रमुख परिचय है। आप है महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्री मनोज यादव जी। आप है प्रांत सह संगठन मंत्री श्री आशीष शर्मा जी। आप है जबलपुर महानगर संगठन मंत्री श्री सतीश जी। आप है श्री राजेश वर्मा जी, वीसी आरडी विश्वविद्यालय। आप है श्री रत्नेश सोनकर जी, आप समाज सेवी है। आप है श्री शुभम सिंह पटेल जी, आप एनईसी मेंबर एबीवीपी है। आप है सुश्री वसुंधरा सिंह जी, आप क्षेत्रीय छात्रा प्रमुख है।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुष्पराज बघेल सर को उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए परम सम्माननीय मंच, माननीय मंत्री जी, मैडम रजनी नायर जी, आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल एल अग्रवाल जी, माखन जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच के सामने विराजित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, छात्रगण और माताएं, आप सबका को प्रणाम। इस 3 दिवसीय आयुष कॉन्फ्रेंस की चर्चा जब से हो रही थी तब से हम लोग भी सब इसके पार्ट थे और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है आयुर्वेद के लिए। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से राज्य शासन और भारत सरकार के द्वारा आयुष को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकल्प किए जा रहे हैं, जिनमें 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प में, उसमें भी आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उसको लेकर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और तेज़ी से आयुष को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को करने के लिए तत्पर है और हम विभिन्न तरह की योजनाएं, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, विभिन्न तरह की PhD हो, उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। आयुष की प्रासंगिकता पिछले कुछ दिनों में और तेज़ी से बढ़ी है। विभिन्न क्रॉनिक डिसीजेस के लिए जिस तरह आयुष का योगदान है, जिस तरह आयुष में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैसा मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आयुष में निरंतर रिसर्च की आवश्यकता है और रिसर्च पेपर पब्लिश हों, जिससे मॉडर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में जो अभी ये बात आती है कि आयुष में रिसर्च की कमी है, इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ। इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इस दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम बताएंगी आप सबको इसके बारे में और डिटेल। पुनः इस 3 दिवसीय कार्यशाला के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के उद्बोधन हेतु डॉक्टर रजनी नायर मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। Namaste to all. Honorable Minister of Ayush, Honorable Registrar, Principal, Adarsh ji, then Trishal ji and all other Karyakartas present here, and the teachers, principals, my dear students and all other, good afternoon to you all. Here, actually in the first session, that is the inaugural session, in the inaugural session, Chairman of NCISM, Dr. B.L. Mehra ji, he has presented about or sensitized you about what is National Commission for Indian System of Medicine and what is its role in framing the future generation of Ayurveda. Now, the responsibility given to me is just to sensitize you regarding the activities which we have undertaken and which we have implemented till now from NCISM for the benefits of students, particularly students. Because I think most of the participants here are students. If you don't bother, will you please raise the hands if the practitioners are here? Okay, so very few numbers of practitioners are here. So I will highlight the activities which have been taken up by NCISM, particularly Board of Ayurveda, for the benefits of students, and what was the result. And the results, already you are facing the results, is it not? So, with your permission, I am beginning my presentation. Nurse, please. So, this is a Gazette notification. This Gazette notification was published in November 2020. It says that IMCC Act and the CCIM was repealed
by this Gazette notification, and NCISM, that is National Commission for Indian System of Medicine, is being implemented as a regulatory body for the Ayush system from 11th June 2021. And according to that one, the slide, the National Commission for Indian System of Medicine came to existence with its first chairperson as Vaidya Jain Dev Pujari ji, and there was 4 autonomous board. Next, please. Excuse me, next slide. Next one. Okay, previous one. Okay, you can see what are the vision and mission of NCISM. Particularly, it aims to improve the quality and affordable Ayurveda, Unani, Siddha and Sauripa medical education to all, and adequate and high quality medical professional will be there in all over India. That is the prime and important responsibility given to the National Commission for Indian System of Medicine, and also equitable and universal health coverage. Then encourage medical professionals to adopt latest medical research. That is, documentation is an essential thing in the field of every medicine, no, not only medicine, every knowledge. Without documents, we can't move forward. For creating documents, research is an essentiality. So, we have given much more importance to medical research, and the later things are highly official one. That is the maintenance of National Medical Register, then high ethical standard, that is enforce high ethical standards, have an effective grievance redressal mechanism, etc. Please, next slide. As you all know, NCISM is having 4 autonomous boards. First one is Board of Ayurveda, and the Board of Ayurveda is having a president and 4 members. And next one is Medical Assessment and Rating Board. The students as well as teachers here, principal, etc., will be familiar about this board very well, because annually they are conducting inspection, they are giving the affiliation, etc. Then comes the Board of Ethics and Registration. This board, it is having a president and 8 members. And this board is looking after everything regarding the practitioners. When a student, after completing the internship, gets the certificate for, that is permanent registration certificate, he will automatically come under Board of Ethics and Registration. Everything regarding him will be then treated by Board of Ethics and Registration. Then comes Board of Unani, Siddha and Sauripa. And these are the 4 autonomous boards which are the integral part of NCISM. Next, please. Then I will focus on Board of Ayurveda, because most of you are students, or the students community has gathered here. The important mission of Board of Ayurveda is to determine the standard of education. You know, all of you are familiar that within these 4 years, we have published about 20 regulations. And of that one, 5 is regarding the standard of the education, and how the college will be there, and what will be the necessary requirements for the college, how to uplift the standard of the education, like that. Then develop a competency-based dynamic curriculum. Now this curriculum is adopted all over India, and the frame guidelines on setting up of medical institution, that is MSR, they have already published, and determine minimum requirements and standards for conducting the courses and examination. Then determine the standards and norms for infrastructure, faculty and research in the medical education, and specify norms for compulsory annual disclosure. This is a particular step from the part of NCISM, because till now the
central government body, that is NCASM or CCIM, previously it was there, we were a regulating body only. We were not aware of what are the things which are going in a state government medical college. So for having awareness about the things which are going on the college, and if they are going in a particular manner or not, we have introduced this compulsory annual disclosure. In that one, not only the financial matters, the activities, whether in the teacher level or in the student level or in the administrative level, what are the activities they have done in that particular year, that must be disclosed to the NCISM, particularly the Board of Ayurveda, and the performance auditing regarding that one will be carried out. Whether they have maintained a particular standard or not. That is what we are ensuring by conducting the performance audit. Then facilitate development and training for faculty members and grant recognition to medical qualification at all levels. Nurse, please. Actually, in the previous slide, I have explained what are the activities we plan to undertake. Now, after completing the 4 years tenure, we will have a look about whether we have achieved the target or not. You can see about 5 regulations has specifically mentioned, because these regulations are directly or indirectly involved with curriculum, syllabus and standard, or increasing the standard of education of ASUS colleges, that is Ayurveda, Siddha, Unani, Saurupa colleges across India. That is first, minimum standard undergraduate regulation. It was published in 2022. Then recognition of qualification 2023. National examination for Indian system of medical regulation. Regarding national examination, now we are conducting NEET, the qualifying examination for getting admission in the ASUS colleges. Then second one, NTET examination, that is National Teachers Eligibility Test. The students who are in the second year of the PG can participate in this test, and after completion of the course, after getting qualified, they can directly enroll themselves, if vacancy is there, as teachers in the various institutions. Without the qualification certificate for this NTET examination, they will not get teacher's code. Why we have done this one is, we have already introduced the competency-based dynamic curriculum. For that purpose, the outcome-based, if we have to have outcome from that particular curriculum, the teachers must be competent. For that one, we have introduced this one. Sorry. Then comes medical research. We have framed a guideline. How to conduct medical research, where to conduct medical research, how it can be done, like that. And NCASM procedure for engagement of experts and professionals regulation. That is, we are undertaking different activities. Even though we are supposed to be competent, we are not the last word in each and everything. So, in each board, we have experts committee, and for each purpose, we are framing the expert and professional committee. And that committee, the members of that committee, what must be their qualifications, how you should select that particular persons, that particular thing is told in detail in this regulation. Next one, please. Actually, the implemented thing under the competency-based dynamic curriculum, we have implemented competency-based dynamic curriculum and also outcome-based dynamic curriculum to the UG students all over India. And regarding PG, we have introduced it only to the first and second year. In the third year, the process is going on. And regarding the electives, you are all familiar with the electives. There will be elective subjects in each year, and students have to complete elective subject, and they can choose the elective subject, and it is according to their wish, which subject they can choose. And we have implemented that two things in
UG, and regarding the electives for PG, still discussion is going on because we can't blindly put electives because we have to look what will be the outcome. That is the outcome for a professional, a Balaroga PG students, or the need of a Balaroga PG students for certain elective subject will be different from a PG student in the Dravyaguna. In that aspect, we have to look, and the research, the expert committee meetings are going on. Within 2 months, we will release that particular guidelines also. Next one, please. Then training of the faculty members. Most of the teachers here, I think, has participated in this one. The capacity building, capacity development program in education planning and administration for principals of Ayurveda, Unani, Siddha and Saurupa. This was carried out in 3 batches, and about 120 principals across India participated in this one. And this was done in Delhi in the National Institute of Education, Policy Making and Administration. And then comes the training program on work-life balance for lady principals of Ayurveda. About 90 lady principals participated in 3 batches, and this was conducted in the year 2025, April and March. Then coming of the training of trainers on entrepreneurship development. We know most of the students, after completing their graduation, some will be interested to practice, some will be interested to go to teaching field. Others, they have to make products of their own. If they want to make a product of their own, or if you have to make a pharmacy, what will be the preliminary step? What will be the legal concerns? From where they will get the financial assistance, etc. That is a question. When they approach teachers, I was also a teacher, so if a student of mine approach me, I don't have a clear answer with me. So what we had done was, in collaboration with small, minimum and entrepreneurship development ministry, we have conducted a tedious training program for the selected faculty members from each and every college of ASUS in Hyderabad, and actually the outcome was fantastic. They have actually, what we have told them is, please conduct an aptitude test among the final year students. Those who are interested to become an entrepreneur, please guide them and please forward us a proposal. From our end, whatever support we can, we will do. Actually, within 6 months, we got about 200 proposals. So I think it is a good venture from our part. Then, a training program on computational tools to Sanskrit teachers of Ayurveda colleges. We are going to the AI era, is it not? So, we are well equipped now to cope up with that developing technology. But our Sanskrit teachers must also join us if we want a 100% success. For that one, we have made a training program in Hyderabad. Then training program to research guides of ASU colleges. That is, for the PG students, we have various research grants from the central government institutions, and central government schemes are there. Most of the guides, research guides, are not aware of that one. So if we sensitize them in a proper manner, they can guide their students and they can avail the maximum support from the government or machinery. For in that view, we have made the training program for ResearchGate. For this, what we have done is, we have selected a group of trainers, 60 trainers, and they went to each and every colleges and they trained the ResearchGates there. It was also a wonderful project from NCISM. Next, please. Then successfully, next is the integrated training. MBBS students or MBBS interns, they have to, in their
curriculum, it is said that they have, during their internship, they have to undergo the training in ASUS. For that purpose, we have developed a training program, that is training schedule and guideline, and we have already submitted to the government. And likewise, physiotherapists or the physiotherapy students who are willing and who want to undertake training in ASUS, we have made the guidelines to them. Likewise, we have made guidelines to nurses and the nursing students also. Nurse, please. The last and foremost one, I think this is a golden feather in our head, that is, we have successfully developed guidelines and syllabus for including Ayurveda as a optional subject for the civil service examination conducted by Union Public Service Commission in the Government of India. Government has taken our project very, very seriously, and soon, very soon, we can reap out the results, I think. Because most of our graduates, I went through that particular, I have conducted a preliminary research in that one. 10% of the students who graduated from Ayurveda, they secured high position as in the IAS, that is civil service examination, as IAS personnel, IPS personnel, etc. But their optional subject was medicine or regional language. So if the optional subject we have made it as Ayurveda, the number of the students coming to this field will increase. That will do a highly beneficial things in the near future to the Ayurveda, Unani, Siddha and Savaripa, I think. Next one. I know the practitioners' numbers are very low here, even though they are very low. As I am the president of Board of Ethics and Registration, it is not fair for me to skip this part, that is the activities by Board of Ethics and Registration. So please bear with me. Next one, please. Actually, in our regulation, which is published in 2023, we have made a certain, what will I say, the definition. In the definition, we have made the English translation of the Sanskrit word in a different manner. Please, I will not give any explanation. Please go through this one and find that one. Next slide, please. Kaya Chikitsa, we all know it is internal medicine. Shalyatandra, surgery. Then Shalakya-tandra, ophthalmology, otorhinolaryngology and orodentistry. Do you know what is the importance of giving such translation? If doctor who want to practice Ayurveda dentistry can practice legally if we have included this term orodentistry in the regulation. Otherwise, if he is practicing and somebody is going to the court telling that he is doing an unethical practice, he is not having skill in that one, he hasn't studied such thing. Where is the proof? Proof is not there. The same is the case with Kaumara Bhritya. Look, we know Kaumara Bhritya is pediatrics, but look, it is obstetric, gynecology and pediatrics. Because in the Ashtanga Ayurveda, Stri Roga is not coming. That is why we have included this one, and this has facilitated our practitioners to conduct this obstetric practice all over India. Then, Bhuta Vidya, this clinical microbiology, Rasayana and Vajrayana. Next slide, please. Then, we have emphasized 4 points in that regulation, that is right of the practitioners to use certain titles. Because during the COVID period and afterwards, many states has banned Ayurveda, Siddha, Unani doctors to use the prefix doctor before their name. But by this regulation, we have strictly implemented that a practitioner who has completed the degree or who has having the permanent registration in any Indian system of medicine can use the prefix Vaidya, Vaidyar, doctor, registered medical practitioner,
then Amchi, then Hakim. That is, Amchi is to Sauripa, Hakim is to Unani. And then right of the practitioner to issue certain certificates. You are also facing the same issue, I know, because 6 months before, I got a lot of complaints from Madhya Pradesh telling that some authorities are not allowing or not accepting the medical certificate and fitness certificate issued by ISM practitioners. In that case, we have intervened in this issue and we have sent letters to the authority, health secretary, stating that it is not fair because you are violating the regulation. For that one, purposefully, we have included this right. And right of practitioners for having certain appointments. For example, I will tell you one thing. Recently, a advertisement has come regarding the food inspector. That advertisement was released 3 years before also. At that time, the qualification was only MBBS. But we, in the Swastha Vrta, we are studying, learning very well about the food, incompatibility of the food, etc. So, and also how we can detect whether the food is spoiled or not. Like that, we are studying that one. If you are learning a thing, why can't we practice that particular thing if you are a qualified doctor? So what we said that, what we did was we intervened and we approached the ministry saying that, telling that this is not fair, this is a violation of the rules, and what they did was they suspended that particular notification and again they re-notified by including the BAMS as one of the qualification for applying the food inspector. Okay. Then for like that, we have interviewed in certain appointments also. Then right to practice Indian system of medicine. You know, if you are qualified and skilled, you can practice the Indian system of medicine across India, provided the state is allowing you to do that. For example, in the Himachal Pradesh, a person can practice integrated medicine. He can do surgery there. But if that person is in Karnataka, he can't do surgery there because the Karnataka government is not promoting ISM practitioners to do the surgery. As the education and medicine is under this completely under state purview, there are certain limitations for us for intervening. Even though the limitations are there, we are trying our level maximum to have benefits to our practitioners. Nurse, please. I think time is very scarce, so I will finish this one. That is, here the practitioner shall have right to practice any such type of medicine to the extent of his qualification as is recognized under Chapter 6 of the Act or to extent of the syllabus that is included in the minimum standards of education. And then please look at the last line. This regulation shall not in any manner affect the existing rights and privileges of the practitioner provided by concerned state government. So the state government is the last authority. Why I am telling them like this is, a lot of grievance is coming to us. According to the regulation, we can practice surgery, but in our state it is not allowing. The state is the last word to give you the permission. If you are in UT, okay, you can adopt the central government regulation, but if you are in the state regulation and rules are there, you have to obey that one. Next, please. Then another thing what we have done is a temporary registration. That is, you know, most of the students are coming from another state to pursue PhD, PG, etc. in other state. And some teachers are coming from one state to other to teach in the other state, in the other colleges. For that purpose, we have made a provision for temporary registration. In this temporary registration, a person can take 1 year registration from the particular council without cancelling their original registration in their mother council. The mother council, if any government vacancies arise in that time, they can apply for it also because at that time, that particular registration will be in a freezed state. And they can extend this
registration up to 10 years also. After 10 years, they have to decide whether to remain in this state or go to their mother state. That is all. Next one, please. Next one. So now, in each and every state, we have given an order that the validity of the registration must be for 5 years. Every 5 years, one have to renew the registration. For renewal of the registration, CME must be there. And next please. This can be given to conferences, etc. And next one. And this is the time frame. If your renewal is before 28 February 2025, you will be exempted from the credit points. This is a self-explanatory one. You can go through this one. I think there is no need of explaining. Next one, please. And another thing, the teachers present here, I have a request. Please don't promote on-paper teacher system. Our students, they have the right to have the quality education from a regular teacher. You must be available at any time in your college. So, if we found a teacher as a on-paper teacher, there will be punishment. First time, suspension of the name from the state register with 2 to 5 years suspension and a minimum penalty which amounts to 5 lakh rupees. And second time, permanent cancellation of the registration. Next, please. No, this is not the right time to clap because this is there on paper interns. It is very sad to tell you that most of the complaints I am receiving is from Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Haryana. So, if your friends are involved in this activity, please tell them that you found they have to do the internship afresh, and there will be a 5-6 months suspension will be there, and the college, they have to pay the penalty. A minimum penalty of 5 lakhs per student must be there. Next, please. Why we have given the penalty to colleges? The college will not, or college shall not, or must not promote this type of activities. For warning them, we have introduced such a thing. So, this is all what I have to tell you about the activity in a cross form of NCISM. And if you have, previous slide please, if you have any difficulties regarding your education, regarding the practice, or if you are finding any such on-paper interns, on-paper teachers, etc., you are free to contact me in these 2 email address. I will respond to you as early as possible. Thank you once again for your cooperation. Thank you. आप है संदीप जैन जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। तीन दिवसीय इस सेमिनार में आज मंच पर विराजमान डॉक्टर रजनी नायर, जिन्होंने अभी आप सबको संबोधित किया है, हमारे मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव पुष्पराज बघेल जी, यहाँ के शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य LL अहिरवाल जी, डॉक्टर आदर्श रावत जी, राष्ट्रीय संयोजक जिज्ञासा,
माखन जी हमारे प्रांतीय मंत्री, एबीवीपी, सम्मानीय प्रसाद राउडी, सम्मानीय राजेंद्र दवे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कुलगुरु आदरणीय वर्मा जी, अन्य सभी शिक्षाविदगण, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी कल्याण न्यास को बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार का एक आयोजन करके एक बड़ा अवसर इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले भविष्य के वैद्य या डॉक्टर को सब एक अवसर दिया है। और अवसर इस बात का दिया है कि भारत की जो परंपरा है, जिसमें आयुर्वेद को लेकर जो मान्यता है, और जो मान्यता है उनका हमारे व्यवसाय में, चिकित्सा जगत में कितना लाभ है। क्योंकि कहते तो हम सब लोग ये है कि भाई आयुर्वेद भारत की परंपरागत ज्ञान परंपरा है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पूर्व में ट्रांसफर होती रही है। लेकिन केवल इतना ही सत्य नहीं है। भारत में जब एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था थी। मेडिकल साइंस पे था तो इंजीनियरिंग भी थी। केवल वहाँ धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल संस्कार की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उस समय दुनिया के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते थे, विश्वगुरु भारत था। उस समय भी आयुर्वेद की शिक्षा वहाँ दी जाती थी और हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। और मैं समझता हूं कि जो सर्वश्रेष्ठ होना है, बाद में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करने का कारण बना। सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि नालंदा को कैसे जलाया, क्यों जलाया। आज के लोगों ने उसको मूल कारण को तो अलग कर दिया, लेकिन हाँ किसी लुटेरे ने आकर आग लगाई, इतना तक सीमित कर दिया। लेकिन वहां के आचार्य जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उन लोगों को जीवन बचाने के लिए दुनिया में जाते थे। उस लुटेरे को भी जीवन बचाने के लिए उसके देश में गए थे। और उसने, क्योंकि वो बौद्ध मत के अनुयायी संचालित करते थे, इसलिए सबने गेरुए कपड़े पहनते थे। उन आचार्य ने भी गेरुए कपड़े पहने हुए थे। जिसकी जान बचाने गए, उसने कहा मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा। इसलिए उसको नाड़ी भी नहीं देखने दी, हाथ भी नहीं देखने दिया, कहा दूर रहो। भारत के हमारे आचार्य, जिनका नाम शीलभद्र था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो समझ गए कि इसको क्या, दूर से ही आकलन कर लिया कि क्या बीमारी है। और कहते हैं कि उसके देश की पैथी ने, उस समय हर देश में कुछ न कुछ इलाज की व्यवस्था थी, उसके देश की पैथी ने कह दिया था कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। जितना दिन भी जियो उतने दिन अपने मालिक का नाम लेते रहो, और मालिक का नाम लेने के लिए जो भी किताब आपकी होगी उसको पढ़ते रहो। उन्होंने कहा कि भाई जो क्या पढ़ते हो तुम? उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूं। बोले कैसे पढ़ते हो? तो उन्होंने पन्ने पलट के बताए दूर से। हमारे वेद जी समझ गए कि ये किस हाथ से पन्ने को पकड़ता है और किस अंगली इसमें लगाता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको निरंतर पढ़ते रहो, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी धार्मिक आस्था की किताब है। हमारे शीलभद्र आचार्य जी से उसके परिवार के लोग मिले हुए थे, जो लेके गए थे बुला के, अलग उनको बुलाया और कहा कि जरा वो जो रोज पढ़ते हैं उसको लाओ, उस किताब को लाओ, उस बुक को लाओ, धर्म ग्रंथ को लाओ। और जो हमारे वैद्य जी के पास में
जो दवाई थी उस दवाई का लेपन किया गया पन्नों के साथ में, और पन्नों के साथ लेपन किया गया। अब रोज वो पढ़ता था, पन्ने पलटता था, जब पन्ने चिपकते थे तो जीवान पर हाथ जाता था। थोड़े समय बाद वो ठीक होने लगा। उसको आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूं, मुझे तो कह दिया गया था कि तुम मरने वाले हो, तुम ठीक नहीं हो सकते, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता तुमको। तो घर वालों से कहा कि भाई मैं तो ऐसा था, कैसे हो गया। घर वालों ने राज खोल दिया कि वो जो भारत का एक सन्यासी वेश में आचार्य आए थे, उस आचार्य ने ऐसे ऐसे तुमको दवाई दे दी, उसकी दवाई का परिणाम है कि तुम ठीक हो रहे हो। भारत की परंपरा में यदि कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर ये कह दे किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को या गरीब से गरीब व्यक्ति को कि अब तुम नहीं बचोगे, लेकिन गांव का कोई आदिवासी समाज का वैद्य भी आकर के जड़ी बूटी पीस करके कूट करके उसको दे दो और ठीक हो जाए, तो भारत का करोड़पति से लेकर के कितने ही बड़े पद पर होने वाला आदमी भी उस वेद को बाद में ढूंढने जाएगा और सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करेगा और कहेगा कि वैद्य जी ये जीवन में आपके कारण है, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, बताओ मुझे अब क्या करना है, जीवन आपके कारण है मेरा। बड़ा से बड़ा आदमी कृतज्ञता के भाव से जाता है। ये भारत की परंपरा है, लेकिन उस देश की परंपरा नहीं थी। उस देश के उस लुटेरे ने तो कहा कि भारत के काफिरों के पास ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है। ठीक होते ही उसने अपने सेना तैयार की और भारत तो, हम तो सीमाओं को सुरक्षित करना जानते ही नहीं थे, हम किसी को नहीं रोकते थे। और जब मालूम पड़ा शीलभद्राचार्य को कि वो आ रहा है, तो पूरा विश्वविद्यालय स्वागत द्वार बनाकर स्वागत करने के लिए खड़ा है कि वो इसलिए आ रहा होगा कि वो ठीक हो गया, हमारे इलाज से हमको धन्यवाद देने आ रहा होगा, कृतज्ञता ज्ञापित करने आ रहा होगा। लेकिन उस व्यक्ति के मन में तो कुछ और था। जिन्होंने नालंदा सजाया था स्वागत में, सबसे पहले उस शीलभद्राचार्य की हत्या की, काटा तलवारों से, फिर वहां के आचार्यों को, फिर छात्रों को, और उसमें भी संतोष नहीं हुआ तो उसने हमारे उस ज्ञान के भंडार को आग के हवाले कर दिया। और कहते हैं कि महीनों तक वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा, हमारी ज्ञान परंपरा का वो केंद्र जलता रहा। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि भारत की आयुर्वेद पद्धति प्रणाली एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। इसलिए व्यक्ति स्वस्थ रहे उस पर ज्यादा विचार किया गया है। बीमार होने पर बाद में है, लेकिन पहली काम है कि स्वस्थ रहे। इसलिए योग को साथ में सम्मिलित किया गया है, दिनचर्या को सम्मिलित किया गया है। और इतना ही नहीं, भारत के किचन जो मसाला हम उपयोग करते थे, अब हमने इनबैलेंसिंग कर दिया। कितना उसमें तेल डालना था उसमें से कितना डाल दिया, कितनी मिर्च डालना था, कितना मसाला डालना था, बैलेंसिंग कर दिया। लेकिन पुरानी पद्धति में जो किचन थे वो भी आयुर्वेद का एक हिस्सा होते थे। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, एक कॉलेज में जब मेरे को जाने का अवसर मिला, बेटियों का कॉलेज था, पहली बार बोलने का अवसर था, क्या बोलता उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ घरों में किचन में छोटी तराजू है क्या। बेटियों ने कहा नहीं अंकल नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है। आपको जो पढ़ाई कराई जा रही है वो तो कितने ग्राम आटा में कितना ग्राम नमक डालने की कराई जा रही होगी, कितनी दाल में कितना मसाला डालने की कराई जा रही होगी। पर तुम्हारे घरों में यदि तराजू नहीं तो उसको कैसे तोलते होगे, कैसे मापते होगे।
उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया विषय को। मैंने कहा कि आपके घर में जो भोजन बनाने वाली माँ होगी, भाभी होगी, बहन होगी, जो भी होगी, घर में 4 सदस्य है, रोज 4 का भोजन बनता है, लेकिन आखिरी में 2 रोटी बचती घर में। तो आटा ना लेते हो कैसे लेते हैं? अभी तो लोग कटोरी का उपयोग करने लग गए, पहले मुट्ठियों से ले लेते थे। फिर 2 मेहमान आ गए, मान लो 6 लोगों की बनना, 6 लोगों की रोटी बनी है, मुट्ठी से आटा अंदाज से लिया है, लेकिन 2 रोटी फिर बचती है। कितने ही लोगों का भोजन बनेगा, लेकिन 2 रोटी घर में बचेगी। ये केवल आंख से, अपने अंदाज से। क्या ये हमारे मैनेजमेंट करने वालों के लिए अध्ययन का विषय नहीं हो सकता, रिसर्च का विषय नहीं हो सकता है क्या? तो भारत में जितनी भी परंपराएं थी, उस सब बड़ी व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से उसको फिट किया था, परंपराओं में डाला गया था, ताकि वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सके। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी, अभी कल हम जाने वाले मंडला। मंडला में हमारे परंपरागत रूप से जो आदिवासी समाज के वैद्य है, उन सबका सम्मेलन है। मेरे ख्याल से जबलपुर मेडिकल कॉलेज को जोड़ा उसके साथ, ठीक करा। कल मेडिकल कॉलेज के आयुर्वेदिक कॉलेज के लोग भी जाने वाले हैं, प्रोफेसर जाने वाले, वहाँ हमारे महामहिम राज्यपाल रहने वाले हैं। अब उनकी जो इलाज करने की पद्धति है, दवा देने की पद्धति है, बड़ी प्रसिद्ध है, कई लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले तय किया है कि हमें से जितने अनुभवी भारत में वैद्य है, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की धरती में वैद्य और भारत में भी जो वैद्य है, उनका दस्तावेजीकरण करेंगे, उनके अनुभव को लिखेंगे, और फिर उन पर रिसर्च करेंगे, और हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उस पर रिसर्च करके उनको मान्यता देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में स्वस्थ भारत होगा तो समृद्ध भारत बनेगा। इस दर्शन को, इस विचार को, और मैं एक बात और कह रहा हूं कि इसलिए आवश्यकता पड़ी, हम सब देखते हैं कि कोरोना काल के बाद आयुर्वेद की चर्चा ज्यादा हो रही है भारत में, तो दुनिया में तो होना ही नहीं था, लेकिन भारत में, क्योंकि जब महामारी फैली कोरोना में, जब हम वल्लभ भवन में और ऐसी जगह जाते थे, बड़े मास्क लगा के और दूरी बना के जाना, डरते जाना, वहाँ जो अधिकारी बैठे रहते थे वो बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, वो कहते थे सर काढ़ा लेंगे? हमने कहा नहीं सर, हम नहीं लेंगे काढ़ा। आप तो ये बताओ कि आप जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हो, आप जिस पैथी पर ज़्यादा विश्वास करते, उस पैथी में कुछ है क्या? कुछ एलोपैथी में कुछ दवाई है क्या? वो हो तो बताओ हमको। ये काढ़ा तो हम गांव के लोग हम पी के आए हैं, हम गिलोय लेकर आए हैं, हम ये लेकर आए, हम ये लेकर आए। आप तो यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में के पास में कुछ किया हो, दवाई बनाई हो, तो वो जरा बता दो हमें। बोले इसकी तो कहीं दवाई नहीं है। तो उसके बाद में जो भारत का काढ़ा था, आयुर्वेद का काढ़ा था, उसके कारण से विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ी, और हमने भी, सरकार ने भी, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया, और ये ध्यान में रखकर किया है कि हिंदुस्तान के लोगों का कोई एक पैथी, केवल कोई सी भी होगी, सबकी चिंता नहीं कर सकती है, गांव गांव तक हम नहीं कर सकते हैं, और सस्ता इलाज करना तो आयुर्वेद से ही संभव हो सकता है। इसलिए दोनों में कोई टकराव नहीं है, लेकिन जहां कमी है वहां पर आयुर्वेद का हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जैसा हमारे रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे, ये बात सही है, आयुर्वेद के पास रिसर्च कम है। अब रिसर्च कम है तो रिसर्च कौन करेगा भाई? हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज, हमारे मेडिकल कॉलेज, इन्हीं में रिसर्च होगा ना, और वो दुनिया का कोई बाहर का देश का व्यक्ति नहीं आएगा, वो तो हमको ही करना पड़ेगा।
क्योंकि हमको हमारे लोगों का जीवन बचाना है, हमारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना है, और दुनिया में बराबरी से लाने के लिए जो स्वास्थ्य पर आज खर्च हो रहा है नाप शनाप बीमारियों पर, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि शायद ईश्वर ने हमको इसी योग्य बनाया है और इसीलिए हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वैद्य बनने जा रहे हैं। वैसे कितना ही व्यक्ति धनवान होगा, लेकिन ईश्वर के बाद में वो डॉक्टर पर विश्वास करता, बीमार होता है तो डॉक्टर पर विश्वास करता है। तो इस धरती पर यदि सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है तो डॉक्टरों पर किया जाता है। और इसलिए आप सब लोगों का जो पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गए, उनका भी जो प्रोसेस में बनने की प्रक्रिया में आप सबका बहुत बड़ा योगदान और आप सब पे बहुत बड़ा विश्वास भारत के समाज का रहने वाला है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से, इस प्रकार के संवाद से हम आयुर्वेद को और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और जो रिसर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति भी आपको ही करना होगा। इसलिए हमने तय किया, अभी हमारे जो पतंजलि संस्थान है हरिद्वार के, उनसे साथ हमने हमारे जो भोपाल का आयुर्वेदिक कॉलेज है, रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद के लिए हमने उनसे अनुबंध किया है, काम चालू हुआ है। उनका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, 150 लगभग वैज्ञानिक उनके रिसर्च सेंटर पे रात दिन काम करते रहते हैं। उनके साथ हमने एमओयू किया है, मध्य प्रदेश में आगे जाकर के रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद, इसको हम तेज गति के साथ बढ़ाने वाले हैं। और भारत की मान्यताओं को, भारत के विश्वास को और भारत की ज्ञान परंपरा को हम सार्वभौमिक करेंगे। इसलिए करना आवश्यक है कि दुनिया के लोगों ने मार्केट बनाया, काय के कारण से, पैसा कमाने के लिए, और दुनिया को बाजार बनाना चाहते हैं, इसलिए बाजार खोल दो दुनिया के। आज भी अमेरिका का जो तड़फड़ाहट है वो यही है कि दुनिया के बाजार हमारे लिए खोल दे। भारत का बाजार भी, कृषि क्षेत्र जो उनके लिए अभी नहीं खुला है, डेयरी क्षेत्र जो उनके लिए अभी नहीं खुला है, उसमें भी हम घुस जाएं और पैसा कमा के भारत से ले जाएं। भारत परमिशन नहीं दे रहा है। ऐसे कई सारे लोग, कोरोना काल में भी मैंने देखा, सारा विश्व बाजार बन चुका था। केवल हम एक देश ऐसा निकले जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया, अपने उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, और जिसने डॉक्टरों की टीम पर, पेरीमेडिकल स्टाफ पर पत्थर बरसाए, उस व्यक्ति को भी अंतिम समय तक, जब तक उसने वैक्सीन नहीं लगवा ली, टीका नहीं लगवा लिया, तब तक हमारे लोग जाते रहे और भारत के लोगों को सुरक्षित करने का जो अभियान था वो पूरा किया। और उसके बाद में दुनिया के लगभग 80 देशों को बाकी बाजार बनाकर बैठे थे, अमेरिका, चाइना, सब बाजार बनाकर बैठे थे। हमने कई देशों को निःशुल्क वैक्सीन देने का भी काम किया है। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो उदाहरणा है, और वह उदाहरणा इस रूप में है कि दुनिया के लोग ये कहते हैं, पाश्चात्य जगत के लोग कहते हैं कि दुनिया एक बाजार है, हम कहते हैं दुनिया एक परिवार है, यह संसार एक परिवार है। इस परिवार भाव का विस्तारीकरण करना है तो इस आयुर्वेद के ज्ञान को और ज्यादा प्रभावी ढंग से हमको दुनिया के मंच तक पहुंचाना होगा। उसमें ही भारत की जय जयकार होनी है। और जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु भारत बनेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2047 के भारत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये आयुर्वेद जिस पर आप सब लोग काम कर रहे हैं, कई जगह और तेज गति के साथ काम हो रहा है, कई कॉलेजों में और ज्यादा रिसर्च शुरू हो गया है, लेकिन ये प्राथमिकता में आ चुका है। और 2047 का भारत, जिसमें स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का उल्लेख होगा, तो उसमें आयुर्वेद के तपस्या का, आप जैसे साधकों का जरूर उल्लेख होगा, क्योंकि आप लोग निस्वार्थ भाव से अपने लोगों के जीवन को स्वस्थ रखने का काम करेंगे, अपने लोगों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कई सारे बदलाव
आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत लंबे समय से केवल हमारे पास 7 आयुष विभाग के पास कॉलेज थे। अभी 11 कॉलेज और हमने नए खोलने का निर्णय किया है। और भारत सरकार से हमको पिछले साल ही 5, जहां पर हमारे पास 50 बिस्तरी अस्पताल पहले से चल रहे थे, वहां पर 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्वीकृति मिल गई। हिंदुस्तान में किसी राज्य को एक साथ 5 को आयुर्वेदिक कॉलेजों को मिली है तो मध्य प्रदेश को मिली है। अभी 2 और इस साल हमको मिलने वाली है, मीटिंग में लगभग फाइनल हो गया है। एक हम अपने पैसे से कुछ बनाने वाले हैं, 1-2 साल में करके हम पूरे 11 आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना करेंगे। नीचे जहां जहां पर आवश्यकता है सेंटर बनाए जा रहे हैं, दूरी को देख करके, आबादी को देख करके। जहां गैप है, जहां एलोपैथी की कुछ चिकित्सा सुविधा नहीं है गांवों में, वहां हम आयुर्वेद के सेंटर को स्थापित करेंगे ताकि आने वाले समय में लोगों को चाहे एलोपैथी मिल जाए, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयों की सुविधा मिल जाए, कोई क्षेत्र खुला नहीं बचना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इस हमारे लिए जो चैलेंज है सिकल सेल का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी खतरनाक बीमारी, कोई उसका अभी तक बताते हैं इलाज नहीं, लेकिन होम्योपैथी में और आयुर्वेद में कुछ काम करना प्रारंभ किया है, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। वो भी हमारे मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर के जो हमारी दवाइयां हैं उनका कितना किसका असर हो रहा है वो उसका परीक्षण करके आने वाले समय में उनको उसी प्रकार की दवाइयां नीचे तक पहुंचा करके हमारे आदिवासी समाज में जो एक बड़ा खतरा है उनको जीवन को भी सुधारना, उनके जीवन में भी आनंद का एहसास कराना, ये मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूं कि भारत के ज्ञान परंपरा को, क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा का बहुत चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है कि भारत का श्रेष्ठतम ज्ञान रहा, फिर भी हमको कहा कि तुम्हारे पिताजी अज्ञानी थे, तुम्हारे पूर्वज अज्ञानी थे, तुम्हारे लोगों के पास ज्ञान नहीं था, ना विज्ञान को कुछ जानते थे, और आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, अंधविश्वासी थे। जो विज्ञान के आधार पर हमारे समाज में परंपराएं स्थापित की है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हमको कह दिया गया है कि तुम्हारे पूर्वज अशिक्षित थे और इसलिए वो तो अंधविश्वासी थे। हमने मान लिया, हमने हमारे ज्ञान के बारे में कभी सोचा नहीं कि इतना अच्छा ज्ञान था भारत के लोगों का। लेकिन साथियों, ये देश जग चुका है। NAP 2020 में जब भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करने के लिए विषय आया है तो देश के शिक्षाविद, देश के विद्वान लोग सतत रात दिन एक करके बड़ा अध्ययन कर रहे हैं और हर क्षेत्र में अपने उस नॉलेज को ढूंढ रहे हैं कि भारत का गणित के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान था। तो आपको प्रसन्नता होगी कि ईसा के पहले भी भारत का गणित प्रसिद्ध रहा है। जब दुनिया के लोग कुछ जानते नहीं थे तब भी हम गणित में आगे रहे। इस पृथ्वी का व्यास निकालने वाला भी कोई भारतीय गणितज्ञ रहा है। ये बात के 300 साल पहले वाले जो कह रहे हैं कि पृथ्वी का व्यास इतना है, हमने 1400 साल पहले पृथ्वी का व्यास भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने निकाल दिया था। ये ज्ञान परंपरा के जो स्रोत मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, और उनको आज के उससे मिला करके दस्तावेजीकरण का काम चल रहा है। इसी रूप में हम आयुर्वेद में भी मैं समझता हूं, क्योंकि हमने दस्तावेज, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ज्यादा इसलिए नहीं रखे, ज्ञान सार्वभौमिकता को मानना, पेटेंट कराकर एकाधिकार कायम नहीं करना। आज तो एकाधिकार, पेटेंट करे ले हमारा एकाधिकार, दुनिया ये चाहती है कि हम भी एकाधिकार करें, इसलिए हमको इस बारे में सोचना पड़ा। रिसर्च करिए, पेटेंट कराइए, पेपर पब्लिश करिए, पेटेंट कराइए। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, हम बहुत सरलता से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो चुनौती है उसको स्वीकार करते हैं और आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के वेद मिलकर के हम
अपने समाज की जो स्वास्थ्य के संबंध में जो इशू है उसको हम समाधान तक ले जाएंगे। मेरी ओर से आप सबको शुभकामना है, बधाई। आने वाले समय में आप निश्चित रूप से इस भारतीय ज्ञान परंपरा की रक्षा करने का एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं। विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी कल्याण न्यास को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिज्ञासा जैसे कार्यक्रम को आयोजित करके एक अवसर दिया है चिंतन करने का, संवाद करने का, और मन में जो प्रश्न आते हैं उनको प्रश्न पूछना, कोई ना कोई उनका समाधान करेगा। जब प्रश्न मन में आता है तो उसका समाधान भी होता है, और यदि प्रश्न मन में नहीं आया तो फिर हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया वहां पर रुक जाती है। जहां प्रश्न करने की वो होगी वहां पर वो प्रक्रिया, आगे बढ़ने की प्रक्रिया तेज होगी। तो निश्चित रूप से इस जिज्ञासा से हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं। मेरी ओर से शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रश्नोत्तरी के लिए त्रिशाल जी को आमंत्रित करता हूं। So as it was mentioned in the beginning itself, this is a Vidyarthi Jignasa and an interactive session. So after talking to many college representatives of this event, so one of the common issue that was being raised is with respect to casual leaves of interns and PG scholars. So the question is to Rajni ma'am from the student side. One question is there, ma'am. Many interns and PG scholars of Ayurveda are having only 12 CLs per year, and there are no mentioned maternity leaves and medical leaves as such officially mentioned. So taking this point of NCSM as an advantage, there are many medical institutions which are giving only 12 leaves. Irrespective of any medical emergencies and maternities, the students are not getting the leaves, the interns and PG scholars. So with respect to this issue, what is the stand of NCSM and what initiatives can NCSM take? This is the question by one of the students. That is a nice question. We have got a lot of queries and complaints regarding this leave issue, and we are working on it because this is the right, as a lady student, as a female, having the maternity leave, it is their right. We can't deny that one. At the same time, we have to finish the particular days which are told in the curriculum also. And it is said that 75% attendance is mandatory. So what we are doing is we are working on it currently, and we are within 1 or 2 months we will issue a guideline in detail how many leaves can a student take during their internship and this PG, because we have to look whether it is that if you are releasing that particular guideline, whether it is contradictory to the number of working days what we have told in, and whether it will be it will get completed, or students will get time to complete the electives, whether they will get time to complete their research projects, etc. So many things we have to look into that one. Currently we have made the draft, and after the concurrence from the legal department, we will issue that one shortly. Thank you. Directly open, the stage is open for the audience. So किसी को भी किसी क्वेश्चन हमारा पैनलिस्ट के साथ पूछना है तो you can kindly stand. We will be giving you the mic. Your question can be with respect to your degree or anything about your college issues, or if you have any general topic. आप सभी को वंदे मातरम। टोटल पीएससी सीट 30 सीट सीएससीएस के लिए की जाए, नियुक्ति दी जाए। आयुर्वेद की और होम्योपैथी के पिछले वर्ष से ही हमने बड़ी संख्या में पीएससी से ही सिलेक्शन कराए, भर्ती की है। अभी इस वर्ष और कुछ सीटें जो, क्योंकि हर वर्ष कुछ फिक्स रहता है कि इतने प्रतिशत आप कर सकते हो, तो इस साल और हम जो करेंगे तो फिर रेगुलर हो जाएंगे। रिटायरमेंट की जगह ही केवल पद खाली रहेंगे। लगभग भर्ती हम पूरी
इस पूरे साल में करना। पीएससी के पास बहुत लोड है, इसलिए पीएससी को हम दे चुके हैं। पीएससी से ही सिलेक्शन करने का काम आयुर्वेद के डॉक्टरों का चल रहा है, उसमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। इसकी बहुत महानता सुनी थी सर, बट जब मैं एक्चुअली में फील्ड में उतरी तब मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेरे कॉन्ट्ररी जो मेरे एमबीबीएस दोस्त थे, उन्हें इतनी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, पे पैरिटी थोड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि एक बीएएमएस वाला सर हॉस्पिटल में 20,000 रुपये मिलते हैं एक डॉक्टर को, और वहीं एमबीबीएस डॉक्टर को उसी अस्पताल में 80,000 मिलते हैं। सर पे पैरिटी की बात नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें जॉब मांगने एलोपैथी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आयुर्वेद के इसी तरीके से कोई अस्पताल खोले जाएं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत लाभ मिलेगा। सर आपने कहा सवाल पूछेंगे तभी समाधान मिलेगा, बस इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। देखिए, आयुर्वेद के जो जितने भी आयुर्वेदिक हमारे सेंटर है उसमें से कुछ एनएचएम के द्वारा भर्ती की जाती है। बाकी आयुर्वेद डॉक्टर की जो भर्ती है वह लगातार चल रही है। रहा सवाल एलोपैथी और आयुर्वेद का, तो शासन की सैद्धांतिक रूप से मान्यता हो चुकी है कि दोनों बराबर है। इसलिए जो थोड़ा अभी अंतर आ रहा है उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आयुष विंग बनाना तो हम हर जिला चिकित्सालय में जहाँ पर एलोपैथी का इलाज होता है वहीं पर भी आयुर्वेद का या होम्योपैथी का सेंटर भी रहेगा। तो लोगों को लगता है, किसी को भी मुझे एलोपैथिक पद्धति से इलाज कराना तो वहाँ करा लें, किसी को लगता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से करना तो वहाँ करा लें। तो सब दूर आयुष विंग बनाए जा रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश के कुछ जिले छूटे, वहाँ भी हम इस साल वो बना देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ भी अभी कमी है जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की, वहाँ पर हम चिन्हित करते करते, क्योंकि अभी तो जहाँ पर एलोपैथी भी नहीं पहुँची है, आयुर्वेद भी नहीं पहुँचे हैं, वहाँ अस्पताल नहीं है, पहले उन क्षेत्रों में हम स्थापित करेंगे ताकि कोई ना कोई विकल्प इलाज कराने के लिए हो। एलोपैथी नहीं है तो आयुर्वेद हो, आयुर्वेद नहीं हो तो एलोपैथी हो। इस प्रकार का प्रयास पूरा चल रहा है। आने वाले समय में मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ सबको कि आपका सेकंड पोजीशन नहीं होगी। आज ऐसा लगता है ना कि एलोपैथी नंबर 1, सेकंड में आए आयुर्वेद, ऐसा नहीं होगा। उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, पंजीयन कराना है किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को तो सीएचएमओ के पास, अब से सीएचएमओ 2M दर्जे का मान लो व्यवहार करता है, इसलिए अब आयुष अधिकारी भविष्य में पंजीयन अधिकारी बन जाएगा, जिसकी प्रोसेस में बहुत जल्दी वो सबके सामने आने वाला है। हम ऐसे कई सारे छोटे छोटे विषय को लेकर के पूरा सम्मान आयुर्वेद को मध्य प्रदेश में मिलेगा, इस प्रकार का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। जैसे संहिता में वैद्य की क्वालिटीज़ में बताया गया है कि वैद्य को बहुदृष्टा और बहुकर्मा होना चाहिए। उन्हें बार बार पेशेंट्स की केस स्टडीज़ और चिकित्सा कर्म देखते हुए होने चाहिए। हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के कॉलेजेस में सेकेंड प्रोफ से स्टूडेंट्स को क्लिनिकल केसेस, बस्ती कर्म आदि सब सीखने मिलता है। तो एमपी की सभी कॉलेजेस में, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में, पेशेंट का केस स्टडी का एक्सपोजर हमें मिले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, करेंगे, विचार करें। आदरणीय मंत्री जी, 2000 वैसे इधर जब 2023 में जब सरकार बनी, मानी आपके पास आपको प्रश्न पूछना भाई, विद्यार्थियों के लिए प्रोफेसर ही पूछने लग गए करे है? कौन सा
One last question, as we're running short of time, please be fast. इनका था जो तो नमस्ते सर, मेरा सवाल जो है वो मंत्री जी से है कि जैसा कि मैम ने बोला कि हॉस्पिटल्स में सैलरी के बारे में डिफरेंस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बीच में, सर ऐसा ही सर स्टाइपेंड में भी आता है सर, जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो सर जैसे एमपी की जो है स्टाइपेंड वो सबसे कम है पूरे इंडिया के अंदर सर, 8,000 रुपीज़ बस केवल। सर आज के समय में अगर देखा जाए तो वो बहुत कम है, तो सर उसके लिए कुछ आप करेंगे? स्टाइफंड जो आयुर्वेद के विद्यार्थियों को कम था उसको बढ़ाने की प्रक्रिया चली, बहुत जल्दी जाना। माननीय मंत्री जी ने जब मंत्रालय संभाला तो पूरे प्रदेश के आयुर्वेद शिक्षक, चिकित्सक और विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह था और आते ही एक 2-3 ऐसे विषय थे जैसे समयमान, वेतनमान का विषय 8 वर्षों से लंबित था मैम, मंत्री जी ने आते ही एक ही झटके में वो पूरे प्रदेश में लागू करवा दिया। ऐसे ही पदोन्नति का एक विषय था जिसको आते ही मंत्री जी ने 5-6 वर्षों की एक पुरानी योजना थी, हम सबको पद प्रभार दिला के पदोन्नति दिलवा दी। ऐसे डायनेमिक मंत्री जी की जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं विद्यार्थियों के बिहाफ से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ रिसर्च बेस्ड, जैसा आपने अभी अपने भाषण में भी बोला कि रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमडी इंस्टीट्यूट्स हमारे मध्य प्रदेश में हों, ऐसा आप सबकी तरफ से मेरा सर से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन, जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं हम, हर इंस्टीट्यूट में एमडी शुरू होनी चाहिए और सभी प्रधानाचार्यों को आपकी तरफ से बिल्कुल मुक्त हस्त से जो भी आवश्यकता है उनको वो मिलना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे एमडी करें और रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा और शिक्षा का कार्य करें। ये मेरा निवेदन है। ठीक है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने पूछ रहे कि आज एलोपैथी हॉस्पिटल्स में भी आयुष का यूनिट ओपन कर सकते में क्यों ना काम करे करके, इस इंटीग्रेशन पर आपका ओपिनियन क्या है? एक मैंने आयुष पर अभी तक केवल एलोपैथी के डॉक्टर होते थे, वहाँ पर आयुर्वेद का भी डॉक्टर होगा, होम्योपैथी का भी डॉक्टर होगा, ताकि यदि कोई गया तो उसको सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार का इलाज एक कैंपस में मिल सके। इसी के अनुरूप वो काम चल रहा है। नमस्कार, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में शिक्षा की अनियमितता बहुत हो रही है, क्योंकि उससे काफ़ी रीज़न है, कोरोना भी है, पर क्या वो तो समय रहते ठीक हो जाएगा? क्या उस एक आयुष यूनिवर्सिटी की जो मांग थी उस पर आपका क्या विचार है? और दूसरा सवाल मेरा अपने महाविद्यालय के लिए है कि उसमें काफ़ी समय से पीजी सीट की मांग भी है, तो उस पर आपका क्या विचार है? आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर। ऐसा है, एक जो बड़ी व्यावहारिक कठिनाई थी प्रोफेसरों की, है ना, तो प्रमोशन नहीं होने के कारण से हायर फैकल्टी नहीं थी, इस कारण से हम पीजी में बड़ी कठिनाई थी सब दूर। मेरे ख्याल से प्रमोशन के बाद में जो हुआ है उसके बाद में काफ़ी जगह सुविधा हो चुकी होगी, है ना। दूसरा, आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि भाई हमको आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोलना, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोलने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन अभी जो ध्यान में आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है, हमको धीरे धीरे करके उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमारी परंपरागत रूप से जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, उन्हीं विश्वविद्यालयों के साथ में सब आयुर्वेदिक कॉलेजों को भी करने वाले हैं। और आयुर्वेदिक कॉलेज भी जो जबलपुर में ही है ना, क्यों यूनिवर्सिटी, जबलपुर में यूनिवर्सिटी है, जबलपुर यूनिवर्सिटी, इसको भी एक कैंपस यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बाकी जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जगह जगह, वो भी अपने क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर आगे काम करें, बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा। पहले ऐसे ही था, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश के किसी जगह की एक यूनिवर्सिटी है और किसी परीक्षा में गड़बड़ हो गई तो पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला हो जाता है। इसलिए छोटी गड़बड़, छोटी भी चीज़ होती है तो कोई कोर्ट चला जाता तो पूरा मध्य प्रदेश एक साथ रुकता है। अब वो चीज़ सब दूर गड़बड़ नहीं होती है,
गड़बड़ किसी एक विद्यार्थी के साथ हुई, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित होता है। ये भी एक व्यवहारिक कठिनाई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि एक अम्ब्रेला के नीचे सब चीज होना चाहिए, इसलिए उस ओर अभी काम चल रहा है। इसलिए अभी बहुत जल्दी में हम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे, शासन का एक प्रकार से नीतिगत निर्णय होने वाला है। क्या करें? नहीं, यहाँ तो जहाँ पर मैंने कहा ना कि वो हो रही है एमडी की सीटें, लेकिन हमारे पास प्रोफेसरों की कमी थी, इसलिए पीजी के जो पीजी में आएगा ना एमडी, है ना, पीजी का मैंने उल्लेख किया था, एमडी शब्द नहीं प्रयोग। पीजी की कक्षाएं जो करना, कोर्स शुरू करना, उसमें बहुत कठिनाई थी। हमारे एक जगह के कॉलेज तो बंद होने की स्थिति में था, बुरहानपुर का, उसको इधर उधर से करके हमने किया है, तो इसलिए हम प्रमोशन किया है, उससे वो बच रहे हैं हमारे। लेकिन आगे जो बाकी भर्ती बची है प्रोफेसरों की, उसको हम जल्दी करने वाला, अभी कुछ भर्ती पिछले साल की है, अभी और पूरी भर्ती करेंगे, तो हमारे को जहाँ पर जितनी सीट है उतनी सीट सुरक्षित हो जाए और सब कॉलेज हमारे सारे के सारे, क्योंकि रिसर्च सब दूर कराना है, केवल एक जगह से रिसर्च से काम नहीं चलेगा, इसलिए सब दूर हम पीजी की कक्षाएं करेंगे। और जबलपुर में 3 सब्जेक्ट में शुरू हो गई है, ये अपने प्राचार्य जी बैठे हैं, ठीक है ना। क्या है, आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे ऑटोनॉमस है, पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑटोनॉमस है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनॉमस है, लेकिन कुछ ऑटोनॉमी है और कुछ नहीं है, इसलिए उस पर भी काम चल रहा है। भविष्य में या तो उनको पूरा ऑटोनॉमी देंगे या फिर उनको पूरा सरकार का दिन करेंगे, तो एक जैसी नीति बन सके। लेकिन जो भी सबका मत आएगा, हमारी तरफ से ये भी नहीं कि हम ऑटोनॉमस नहीं करें, हम चाहते हैं ऑटोनॉमस हो जाए, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है, कठिनाई आ रही है, उनका समाधान कैसे करें ऑटोनॉमस में, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो आगे जाकर वो अच्छा देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। So here we end with the Vidyarthi Jignasa session. That is minimum standard regulation. In that one, we will take positively your request and we will do whatever we can from our end. Ending our Vidyarthi Jignasa session here, but you all are free to address your doubts for our central Jignasa Ayush mail, jignasayush@gmail.com. Definitely we will try to answer your responses. I request Dr. Adarsh Narayan Rawat to conclude the session with a vote of thanks. विद्या की माँ सरस्वती एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, मंचस्थ माननीय आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार जी, डॉक्टर रजनी नायर मैम, NCISM एथिक्स एंड रेजिस्ट्रेसी कमेटी अध्यक्ष, डॉक्टर पुष्पराज बघेल रजिस्ट्रार MPMSU यूनिवर्सिटी, डॉक्टर LA लहरवाल, भाई माखन शर्मा जी प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत, भाई त्रिशाल राव जी राष्ट्रीय सह संयोजक जिज्ञासा आयाम, एवं हमारे कुशल संचालक भाई राजन दवे जी, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। और सभी देश भर के प्रतिनिधि जो पूरे क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कई राज्यों से आए हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने सवाल डायरेक्ट पॉलिसी मेकर से पूछे और उनका बखूबी बहुत अच्छे से उसका उत्तर और उनके सवालों का समाधान माननीय मंत्री जी ने और डॉक्टर रजनी नायर मैडम ने दिया। और मैं अंत में जिज्ञासा के माध्यम से आप सभी से आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमें अपने 2047 के विकसित भारत के लिए जैसा कि हमने लक्ष्य लिया है और विकसित भारत को लेकर हमने जो सपना देखा है और माननीय मंत्री जी ने हमारा और डॉक्टर BL मेहरा जी ने डॉक्टर रजनी नायर मैम ने हमारा जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने आयुर्वेद को लेकर, अपनी पैथी को लेकर, लर्न आयुष और लर्न प्रैक्टिस आयुष को लेकर कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। लर्न आयुर्वेदा, प्रैक्टिस आयुर्वेदा। अंत में बाड़ी को विराम देते हुए 2 लाइनों में अपना बाड़ी को विराम दूंगा कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा।
खींच धनु की डोर निशाना साध तुम अपनी मंजिल पर, खींच धनु की डोर निशाना साध तू अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन 5 बजे से रहेगा, अभी टी ब्रेक है।